नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरेंद्र। आज नागालैंड और मेघालय में नई सरकार का गठन हो गया। बीते दिनों हुए विधानसभा चुनाव के बाद वहां एनडीए की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दोनों ही जगह आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ। दिखाएंगे इस खबर को विस्तार से, क्यों राहुल गांधी के बयान पर मचा है बवाल और भाजपा ने क्या किया है पलटवार। होगी बात भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में चल रही केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई की भी। बताएंगे पोस्ट बजट वेबिनार में आज पीएम मोदी ने किस विषय पर रखी देश के सामने अपनी बात। विस्तार से खबर दिखाएंगे जन औषधि दिवस के मौके पर कैसे ये योजना गरीबों के लिए बन रही है एक बड़ा सहारा। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। एनपीपी प्रमुख कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार संभाली मेघालय के मुख्यमंत्री की कुर्सी। शिलांग में हुए शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता रहे मौजूद। 2 उप मुख्यमंत्रियों और 9 मंत्रियों ने ली भी शपथ। कोनराड ने कहा, विकास की योजनाओं को लागू करना और जवाबदेही होगी प्राथमिकता। नागालैंड में नेफ्यू रियो के हाथ में फिर से आई नागालैंड की कमान। कोहिमा में राज्यपाल ला गणेशन ने दिलाई शपथ। 2 उप मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों समेत कुल 11 विधायकों ने ली शपथ। पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता रहे मौजूद। कल त्रिपुरा में माणिक शाह लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। लंदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने बयान को बताया भारत की संसद, लोकतंत्र, राजनीतिक व्यवस्था और भारत की जनता का अपमान। कहा, हम किसी विदेशी ताकत के भारत में आंतरिक हस्तक्षेप के खिलाफ। संसद में बोलने न देने और आरएसएस पर दिए बयान को भी बीजेपी ने किया खारिज। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की जंग जारी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने तिहाड़ जेल में की दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ। घोटाले में हुई 11वीं गिरफ्तारी। हैदराबाद के व्यापारी अरुण पिल्लई को भी ईडी ने किया गिरफ्तार। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के घोटाले के मामले में जारी है लालू यादव परिवार की मुश्किलें। राबड़ी के बाद लालू से भी सीबीआई की टीम ने की पूछताछ। यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते लालू परिवार पर रेलवे में ग्रुप बी में नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने का आरोप। बजट उपरांत वेबिनार की श्रृंखला में पीएम मोदी ने विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाने विषय पर वेबिनार को किया संबोधित। कहा, समय की मांग है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली का फायदा अधिकतम लोगों तक पहुंचे। देश के निजी सेक्टर को भी सरकार की ही तरह निवेश बढ़ाने की सलाह। जन औषधि दिवस पर आज देश भर में सरकार की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में जन औषधि केंद्रों का दौरा कर ली जानकारी। देश के 9000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों में मिल रही है सस्ती दवाएं। वित्तीय समावेशन पर कार्य समूह की दूसरी बैठक हैदराबाद में हुई खत्म। भारत और इटली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दीर्घ अवधि सह अध्यक्ष घोषित। देश भर में चढ़ा होली का खुमार। तमाम हिस्सों में होलिका दहन। कल खेली जाएगी रंगों की होली। हेडलाइंस के बाद खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पूर्वोत्तर के जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां सरकार बनाने का काम शुरू हो गया है। आज नागालैंड और मेघालय में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जहां पीएम मोदी मौजूद रहे। नागालैंड में एनडीपीपी भाजपा गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल की शपथ ली, तो कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के पद की मेघालय में शपथ ली। पूर्वोत्तर राज्यों में जिन 3 में विधानसभा चुनाव हुए, वहां भाजपा गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और विकास कार्यों को लेकर लोगों ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर भरोसा जताया।
शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी पहुंचे तो लोगों ने भव्य अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने भी बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नागालैंड में हुए शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। नागालैंड में एनडीपीपी भाजपा गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल की शपथ ली। कोहिमा के कैपिटल कल्चरल हॉल में नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन ने रियो को पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एनडीपीपी के टी.आर. जेलियांग और बीजेपी के वाई पैटर्न ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह पहली बार है कि नागालैंड में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। समारोह में अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन ने 60 विधानसभा क्षेत्रों में से 37 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। नागालैंड में पहली बार महिला विधायक भी विधानसभा पहुंची है और उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। So it's very rare that Honorable Prime Minister, Home Minister, and National President come together to grace the occasion. We are very grateful for them. Women can also be accepted. The Naga guys are more broad-minded. I am elected by the guys and the, women together. So this shows that women can also get everything done if they try very hard, if they are hardworking, if they are serious, and if they are sincere. मेघालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एनपीपी, भाजपा, यूडीपी, पीडीएफ, एचएसपीडीपी और कुछ निर्दलियों के साथ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस 2 दूसरी बार सत्ता में आई है। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। वहीं प्रोस्टॉन टाइनसॉन्ग और श्री आओ भालंगधर ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी शपथ ली। हम लोग बिल्कुल बॉटम में थे, लेकिन 5 साल में हमने उठाकर हम अपने स्टेट को सबसे अच्छी स्टेटों में से एक स्टेट में के लेवल पर हम लोग ले गए। तो मेरा ध्यान जो होगा ओवरऑल गवर्नेंस और डिलीवरी मैकेनिज्म में ओवरऑल रहेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में त्रिपुरा में भी भाजपा ने दोबारा सत्ता में वापसी की है। माणिक साहा दूसरी बार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बेहद खास मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे। स्वामी विवेकानंद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी है। यह दूसरा मौका है जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। शिलांग से रमा त्यागी, कोहिमा से धीरज और अगरतला से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राहुल गांधी द्वारा विदेशी धरती से भारतीय संस्थाओं पर किए जा रहे हमलों को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल ने भारत के लोकतंत्र, संसद, राजनीतिक व्यवस्था और भारत की जनता समेत न्याय व्यवस्था और सामरिक सुरक्षा जैसे सभी मसलों और मुद्दों का अपमान किया है। इस बीच संसद को लेकर दिए राहुल के बयान पर राज्यसभा के उपसभापति ने भी राहुल के आरोपों को निराधार बताया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो अपने बयानों से लगातार विवादों में हैं। सोमवार को लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में ब्रिटिश सांसदों के बीच दिए गए राहुल के बयान पर बीजेपी ने राहुल पर करारा पलटवार किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, संसद, राजनीतिक व्यवस्था और भारत की जनता समेत न्याय व्यवस्था और सामरिक सुरक्षा सभी का अपमान किया है। रविशंकर ने राहुल की बयान को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी सवाल पूछे। सोनिया जी, अपने सुयोग्य पुत्र की इस गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का आप क्या समर्थन करती हैं? ये भी भाजपा आपसे जानना चाहती है। राहुल गांधी ने आज देश की जनता को शर्मसार किया है। 132-33 करोड़ जनता को, जिसको भारत के लोकतंत्र पर गर्व है, जिसको अपनी क्षमता पे गर्व है कि किसी को भी बदल सकते हैं, उनके बारे में बातें कही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लोकतंत्र में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप से जुड़े राहुल गांधी के बयान पर भी बीजेपी ने करारा वार किया
और कहा कि हम किसी विदेशी ताकत के भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर विरोधी रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे हैं और भाजपा तो इसकी बहुत ही ज्यादा सशक्त रूप से विरोधी है। आज राहुल गांधी ने भारत का जो एक कंसेंसस रहा है कि नो फॉरेन कंट्री मस्ट इंटरवीन इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, उसको विदेश की धरती से शर्मसार करने की कोशिश की है। संसद में विपक्षी नेताओं के न बोलने संबंधी बयान पर भी राहुल की जोरदार आलोचना हो रही है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी कहा है कि उन्होंने सदन में ऐसा कभी नहीं देखा। नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। मैं पिछले 9 वर्षों से संसद में हूं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली, न मेरी जानकारी में। भारतीय संसद लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप है। 1952 से जिन परंपराओं, जिन नियमों, जिन ट्रेडिशंस, जिन व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती रही, आज भी उन्हीं के तहत चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में राहुल की टिप्पणी पर भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल को खरी खोटी सुनाई है। चाहे राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, सुबह से रात तक सरकार को गाली देते रहते हैं, मोदी जी को गाली देते रहते हैं और जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। देश को दुनिया में बदनाम करना, देश के अच्छे संगठनों को दुनिया में बदनाम करना, ये कांग्रेस का फैशन बन गया है। बेचैन है, सत्ता के वियोग में है, सत्ता नहीं मिल रही है कांग्रेस को, इसके कारण से उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनका मानसिक संतुलन सबका बिगड़ा हुआ। चीन के बारे में राहुल की टिप्पणी भी बीजेपी को नागवार गुजरी है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी चीन को सद्भावना का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया है। डीडी न्यूज में नारी शक्ति को समर्पित डीडी डायलॉग में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी खुद झूठे आरोप लगाते हैं और बाद में माफी मांगते हैं। कैम्ब्रिज में जाकर बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर तो आप माइक ऑफ कर देते हैं, यहाँ उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनकी बात को सुना नहीं जाता है। कई सारे उन्होंने इस तरह के हमले किए, इसीलिए उनको लगता है कि विदेश में उनको बोलने की आजादी है तो वो बोल रहे हैं वहां पर। अरे भाई, जब भी बोलते हैं बहुत मनोरंजन करते हैं लोगों का। उन्होंने कहा लोकसभा में मेरा माइक बंद कर देते, स्पीकर साहब ने बोलने के लिए कहा तो माफी मांगी उन्होंने। जब झूठे आरोप लगाए तो कोर्ट में जाके माफी मांगी कि नहीं मांगी जी, सब पूछिए, बताइए। और भ्रष्टाचार के चलते आज बेल पर हैं, भ्रष्टाचार के चलते। कोई त्योहार ऐसा नहीं जब वो यहां पर विदेशी धरती पर होते हैं। अरे मेरी तो छोड़िए, इटली की प्रधानमंत्री अभी आई थी, उनकी ही सुन लेते हैं। इटली वालों को तो सुननी चाहिए, मुझे लगता है। इटली के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा मोदी जी की प्रशंसा आज पूरी दुनिया करता है, मोदी जी की स्वीकारता पूरी दुनिया भर में बनी है और आज मोदी जी मेजर लीडर के रूप में दुनिया ने स्वीकारा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है जब दुनिया के दूसरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। नौकरी के बदले जमीन के घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज लालू यादव से दिल्ली में पूछताछ की। कल इसी मामले में राबड़ी देवी से पटना में पूछताछ की गई थी। इस मामले में 15 मार्च को आरोपियों की कोर्ट में पेशी है। तो वहीं भ्रष्टाचार के एक और मामले में ईडी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में जाकर पूछताछ की है। भ्रष्टाचार के इन मामलों में घिरे नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर राजनीति भी खूब गर्मा गई है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। सीबीआई हो या ईडी, सभी भ्रष्टाचार से जुड़े केसों में पूछताछ में लगी हुई हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की एक टीम ने मंगलवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की। लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर रह रहे हैं।
सीबीआई की टीम यहीं उनसे पूछताछ करने पहुंची। माना जा रहा है कि सीबीआई अधिकारियों ने उनसे इस मामले में कुछ सवाल जवाब किए। इससे पहले सोमवार को सीबीआई ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू परिवार को रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले लोगों द्वारा तोहफे में या कम दाम में जमीन दी गई। आरोप है कि लालू यादव और उनके परिवार ने कथित तौर पर 7 लोगों को जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी थी। बीजेपी ने इस मामले में लालू परिवार पर तो निशाना साधा ही, नीतीश कुमार पर भी हमला किया है। नीतीश बाबू क्या हो गया भाई, कुर्सी के लिए इतने आप आतुर हैं कि सारी सीमाएं पार कर जाएंगे आप शर्मनाक समझौते की। नीतीश बाबू आप सुशासन बागबू कहलवाना बंद करिए। इस बीच दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय का भी शिकंजा कस रहा है। ईडी अधिकारियों की एक टीम ने मंगलवार को तिहाड़ के जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। बीजेपी इस मामले में लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोल रही है। जिन्होंने दिल्ली को बेदर्दी के साथ लूटा है, एजेंसीज उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही हैं और यदि इनको ये लगता है कि एजेंसीज उनके साथ जस्टिस नहीं कर रही है, न्याय नहीं कर रही है, तो कोर्ट का दरवाजा इनके लिए खुला हुआ है। इस बीच ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण पिल्लई को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मामले में ईडी द्वारा यह 11वीं गिरफ्तारी है। बताया जा रहा है कि अरुण पिल्लई दक्षिण भारत से रिश्वत देने वाले ग्रुप के प्रमुख सदस्य हैं। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह मुन्नी। पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट पे रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर।
आज 5वां भारतीय जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। देश के लोगों को सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी ने 5 साल पहले जो बड़ी शुरुआत की थी वो आज रंग लाती नजर आ रही है। बीते 5 वर्षों में जन औषधि केंद्र की सस्ती दवाओं से गरीबों के करीब 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो आज देश भर में 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 1800 सस्ती दवाएं और करीब 300 के आसपास सर्जिकल उपकरण सस्ते दामों पर मिलते हैं। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र हैं। इन केंद्रों पर बाजार से बहुत सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं। इससे भी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी सिर्फ 2 योजनाओं से ही अभी तक भारत के हमारे नागरिकों के 1 लाख करोड़ रुपए उनकी जेब में बचे हुए हैं। कोई भी बीमार बिना दवाई के ना रहे और सभी को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाइयां मिल सके, इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की गई थी और आज ये परियोजना देश के आम जनमानस के जीवन पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। एक मृत योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से जीवित कर देशवासियों को सस्ती और अच्छी दवाइयां उपलब्ध करवाई हैं। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जन औषधि केंद्र खुल गए हैं, जहां 50 से 90% तक दवाइयां सस्ती मिलती हैं। इस योजना से जरूरतमंदों के 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मंगलवार को 5वां प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि दिवस मनाया गया। जन औषधि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश के अलग अलग राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों ने जन औषधि केंद्रों का दौरा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जन औषधि केंद्र का दौरा किया। और क्वालिटी मेडिसिन मिल रही है। सस्ती, कितनी सस्ती? आप सामान्य फार्मेसी पर जाएंगे और कोई कैंसर की मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब ने दिया हो और आपको वहां कोई मेडिसिन 1,000 रुपीज 1,000 रुपीज में एक ट्रिप मिलेगी, तो आप जन औषधि केंद्र में जाएंगे, वहां 200 रुपया में भी मिल सकती है। अन्य केंद्रीय मंत्री भी देश के अलग अलग हिस्सों में जन औषधि केंद्र पर पहुंचे और वहां के बारे में जानकारी ली। मंत्रियों ने दुकानदारों के साथ ही खरीदारों से भी बातचीत की। जन औषधि केंद्र हो 9,000 से अधिक या आयुष्मान भारत के ओर से 50 करोड़ हमारे भाई बहनों का मुफ्त में इलाज करने का कार्यक्रम हो, हार्ट के स्टेंट्स या नी के इम्प्लांट्स को सस्ता करने का काम हो, और आपको ध्यान होगा वो लगभग 12-15% रह गई कीमत। प्रधानमंत्री जी के विजन में लोगों को स्वस्थ होने के लिए सस्ती दवाइयाँ मिले, दवाइयाँ आपके नज़दीक मिले, उसके लिए जन औषधि योजना को सरकार के द्वारा चलाया जाता है। WHO GMP सर्टिफाइड दवा उत्पादकों के से ही इसको खरीदा जाता है, तो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है उसको भी इंश्योर किया जाता है। लेकिन ये इंश्योर करना जरूरी है कि हमारे डॉक्टर्स भी इन दवाइयों को जरूर लिखें। जब तक डॉक्टर नहीं लिखेगा तब तक पेशेंट जन औषधि केंद्र पर नहीं जाएगा। देश के 764 जिलों में से 743 जिलों में जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। इन केंद्रों पर हर दिन 12 लाख से ज्यादा लोग दवाइयां खरीद रहे हैं। ये परियोजना देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए संजीवनी बनकर उभरी है। जन औषधि पे आते हैं, सस्ता दवाई ले जाते हैं। पैरालाइट की मरीज हूँ मैं, मुझे हर बराबर दवाई लेने आता हूँ, सस्ता पड़ता है। जन औषधि से दवाइयाँ खरीदने पर एक तो बजट कम हो जाता है। जो दवाइयाँ पहले 5-5 हजार का कई बार महीने का बजट आ जाता था, आज वो 300-400 तक में सीमित हो जाता है। 80% तक की छूट मिलती है। जन औषधि के बारे में जागरूकता के लिए सरकार ने 1 से 7 मार्च के बीच 1 हफ्ते का जन जागरूकता अभियान चलाया। इसके लिए हर दिन
थीम आधारित कार्यक्रम बनाए गए थे। इस दौरान 2 जन औषधि ट्रेनें भी चलाई गईं। एक ट्रेन दिल्ली से छत्तीसगढ़ के दुर्ग तो दूसरी ट्रेन पुणे से दानापुर के लिए चलाई गई। रेल मंत्री ने देश के सभी रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र खोलने की भी घोषणा की है। जन औषधि केंद्रों पर न केवल सस्ती और अच्छी दवाइयां मिलती हैं, बल्कि ये रोजगार का भी अहम साधन है। कोई भी व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोल सकता है और इसके लिए सरकार वित्तीय सहायता देती है। सरकार ने इस साल के आखिर तक देश भर में 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। देश के दूर दराज इलाकों और ब्लॉक स्तर पर जन औषधि केंद्र खुल रहे हैं ताकि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। चंद्रशेखर, अनुज यादव और आयशा खानम के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जल्दी से आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जन औषधि केंद्र लोगों की मददगार साबित हो रहे हैं और किस तरीके से इसका एक ग्राफ बढ़ा है। 8 वर्षों में लगभग 100% जन औषधि केंद्रों में का इजाफा हुआ है। 2014-15 की बात की जाए तो महज 80 जन औषधि केंद्र थे, जो कि अब बढ़ के लगभग 9,000 से ज्यादा 9,177 तक पहुंच गए। तो ये अपने आप में बताता है कि बीते वर्षों में किस तेज रफ्तार से बढ़े हैं जन औषधि केंद्र। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं से हर साल जो आम लोग अपना दवाएं खरीदते हैं, उपकरण खरीदते हैं, उसकी वजह से 20,000 करोड़ रुपए तक की बचत हुई है। अलग अलग वित्तीय वर्ष में किस प्रकार से बचत हुई है और उसका एक तरीके से योग किया जाए तो 20,000 करोड़ रुपए ये बनता है जाके। अगले आंकड़े में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से ये लगातार योजना मददगार बनी हुई है। भारत के तमाम राज्यों के लिहाज से बात की जाए तो राज्यवार आंकड़े हैं और कुल किस प्रकार से जन औषधि केंद्र हर राज्य में लगातार खुल रहा है और यह आंकड़ा बढ़ते हुए अभी 9,000 के पार चला गया है और ये हर राज्य में लगातार हर जिले तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश है कि हर एक ग्रामीण स्तर तक इसको पहुंचाया जाए ताकि आम व्यक्ति को सस्ती दवाएं और सर्जिकल उपकरण मिल सके। 2014 में कुल 80 जन औषधि केंद्र थे और 2022 की अगर बात की जाए तो ये लगभग 9,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ये बढ़ती हुई रफ्तार ग्राफ इसको बताने के लिए अपने आप में काफी है। इसी तरीके से 2014 में 1 मिलियन के बराबर मूल्य की बिक्री हुई थी 2014 में, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो 120 मिलियन रुपए की बिक्री इस प्रकार के जो जन औषधि केंद्र है वहां से हो चुकी है। ये भी बताता है किस तेज रफ्तार से लोग यहां पे जाते हैं और दवाइयां सस्ती खरीदने के लिए वहां पे पहुंचते हैं। 2014 में महज 400 उत्पाद थे इन जन औषधि केंद्र पे, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो ये लगभग 2,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें सस्ती दवाएं और सर्जिकल उपकरण दोनों अगर मिला दिए जाए तो ये बढ़ती हुई कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी की इस पूरी परियोजना के माध्यम से कैसे लोगों को फायदा दिया जाए। वेयर हाउस 2014 में 1 था, आज की तारीख में 4 हो गए, यानी कि जहां पे बड़ी मात्रा में हम दवाओं और उपकरणों को रख सकते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए तो जन औषधि सुविधा सैनिटरी पैड को लेकर भी, क्योंकि बच्चियों और महिलाओं के लिए ये बहुत जरूरी चीज है और ऐसे में उनको सस्ते दामों में मिले, उस लिहाज से देखिए कि हर वित्तीय वर्ष में किस प्रकार से लाखों फिर करोड़ों सैनिटरी पैड खरीदे गए और कुल योग की अगर बात की जाए तो लगभग ये 35 करोड़ के आसपास सस्ते सैनिटरी पैड खरीदे गए हैं जन औषधि केंद्र से बीते इन तमाम 5 वर्षों में बात की जाए। 50 से 90% तक सस्ती दवाएं और सर्जिकल उपकरण इन जन औषधि केंद्रों पर मिलते हैं। यह अपने आप में सबसे बड़ी यूएसपी है। लगभग 1800 दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण सस्ते दामों पर इन जन औषधि केंद्रों पर मिला करते हैं। ये प्रामाणिक गुणवत्तापूर्ण दवाएं और उपकरण होते हैं, यानी कि जो सर्टिफाइड है, जिनको WHO से मान्यता है, ऐसी ही दवाएं और ऐसे ही सर्जिकल उपकरण इन केंद्रों पर मिला करते हैं। केंद्र खोलने के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता भी केंद्र सरकार के माध्यम से दी जाती है। अगर आप अपने इलाके में इस प्रकार का जन औषधि केंद्र खोलना चाहते तो आपको यह मदद भी मिल सकती है। लेकिन इसके अतिरिक्त SC, ST महिलाएं, दिव्यांगों और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको 2 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मिलती है। तो यह भी है कि अगर आप अपने इलाके में जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो सरकार की इस योजना का आप लाभ भी ले सकते हैं। एक जमाना था 2014 से पहले का, उस समय 80 जन औषधि केंद्र थे, लेकिन आज ये 9,000 के आगे पहुंच गए। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड होती है तस्वीर, ये बताने के लिए काफी है कि कैसे लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि जन औषधि केंद्र के माध्यम से लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये एक बड़ी बदलती तस्वीर है। आम लोगों के 20,000 करोड़ रुपए तक बचते हुए दिखाई पड़े इन बीते 5 वर्षों में, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ने वाला। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर हूं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए।
फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में, कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के। 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करने को लेकर पीएम मोदी ने आज एक और वेबिनार को संबोधित किया। विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाने विषय पर पीएम मोदी ने विस्तार से तमाम प्रयासों का सरकार की ओर से जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे इस दिशा में अभी तक उनकी सरकार ने काम किया है और कैसे इस बार के बजट में तमाम ऐसे प्रावधान किए गए जिसमें इस दिशा में आगे बढ़ा जा सके। मंगलवार को पीएम मोदी ने विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। भारत आज G20 की प्रेसिडेंसी का दायित्व भी उठा रहा है। 2021-22 में अब तक का सबसे ज्यादा FDI देश को प्राप्त हुआ है। इस निवेश का बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ है। PLI स्कीम का लाभ उठाने के लिए लगातार एप्लीकेशंस आ रही है और देश ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा भी बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कालखंड भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर देकर आया है और हमें ये मौका जाने नहीं देना चाहिए। आज आपके पास दुनिया का एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम है। जो बैंकिंग व्यवस्था 8-10 साल पहले डूबने की कगार पर थी, वो अब लाभ में आ गई है। आज आपके पास ऐसी सरकार है जो लगातार साहसपूर्ण निर्णय कर रही है। नीतिगत निर्णयों में बहुत ही क्लैरिटी है, कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस भी है। इसलिए अब आपको भी आगे बढ़कर के काम करना ही चाहिए, तेजी से काम करना चाहिए। साथियों, आज समय की मांग है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम में आई मजबूती का लाभ ज्यादा से ज्यादा आखिरी छोर तक, जमीन तक पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान 1 करोड़ 20 लाख MSMEs को सरकार से बहुत बड़ी मदद मिली है। इस वर्ष के बजट में MSME सेक्टर को 2 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट भी मिला है। अब ये बहुत जरूरी है कि हमारे बैंक उन तक पहुंच बनाएं और उन्हें पर्याप्त फाइनेंस उपलब्ध कराएं। बिना बैंक गारंटी 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुद्रा लोन सरकार ने, ये बहुत बड़ा काम नौजवानों के सपने पूरे करने में सार्थक काम किया है, मदद की है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 40 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों को पहली बार बैंकों से मदद मिलनी संभव हुई है। आप सभी स्टेक होल्डर्स को कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम करने, स्पीड ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने और स्मॉल एंटरप्राइज तक तेजी से पहुंचाने के लिए भी प्रोसेस को री इंजीनियर करना बहुत जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भरता के विषय पर भी बात की और कहा कि इससे घरेलू उत्पादन तो बढ़ा ही है, एक्सपोर्ट में भी रिकॉर्ड वृद्धि आई है। पीएम ने कहा कि इस साल के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम गति शक्ति की वजह से प्रोजेक्ट की प्लानिंग और उसे लागू करने में अभूतपूर्व तेजी आ गई है। पीएम ने टैक्स को लेकर कहा कि भारत टैक्स का रेट कम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद टैक्स का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। 2013-14 में करीब 3.5 करोड़ इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न्स फाइल होते थे, वहीं 2020-21 में ये बढ़कर 6.5 करोड़ हो चुका है। उद्योग जगत से जुड़े होने के नाते और इकोनॉमिक आउटपुट के सबसे बड़े जनरेटर के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि टैक्स बेस की बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया जाए। आपके सभी संगठनों ने, आपके सभी मेंबर्स को इस विषय में लगातार आग्रह करते रहना चाहिए। पीएम मोदी ने डिजिटल लेन देन के बढ़ते चलन पर खुशी जाहिर की और कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में डिजिटल तरीके से 75,000 करोड़ ट्रांजैक्शन ये बताता है कि यूपीआई का विस्तार कितना व्यापक हो चुका है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वो सामान खरीदने पर बिल जरूर लें, क्योंकि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई बार बहुत छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा असर होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस पर विचार करना होगा कि इस बजट का मैक्सिमम लाभ देश को कैसे मिले और इसके लिए रोड मैप बनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर डीडी न्यूज में नारी शक्ति को समर्पित डीडी डायलॉग नारी शक्ति एट नया भारत का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर एक वीडियो संदेश दिया। अपने संदेश में उन्होंने दूरदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि महिलाओं को समर्पित और समाज में महिलाओं के योगदान का उत्सव मनाने के लिए दूरदर्शन ने डीडी न्यूज डायलॉग का आयोजन किया है। आइए देखते हैं राष्ट्रपति का संदेश। नमस्कार, मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। ये दिवस नारी शक्ति के गौरवगान का अवसर है। साथ ही ये उन सभी नारियों के अथक संघर्ष को नमन करने का दिवस भी है, जिनकी गौरव गाथा किसी इतिहास, कथा या कविता का हिस्सा नहीं बन सकी। उनका संघर्ष किसी सम्मान, अलंकार या पुरस्कार की सूची में सम्मिलित नहीं हो सका, लेकिन फिर भी वो आदरणीय नायिकाएं हैं। अपने परिवार की, गांव, कस्बे, देहात की, शहर की, समुदाय और जनजातियों की। मुझे खुशी है कि दूरदर्शन महिलाओं को समर्पित और समाज में उनके योगदान का उत्सव मनाने के लिए इस एक दिवसीय कार्यक्रम डीडी डायलॉग का आयोजन कर रहा है। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में ऐसे महिलाएं भाग लेंगे जिन्होंने अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प के द्वारा सार्वजनिक जीवन में अपनी छाप छोड़े और पूरे देश में महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। मेरा विचार है कि डीडी डायलॉग नारी शक्ति के संबंध में सरकार के प्रमुख विचारों और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन तथा पोषण माह जैसे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करेगा। घर की चार दीवारों से बाहर जाकर समाज में अपना विशेष स्थान बनाने के वाली महिलाओं की अनगिनत कहानियाँ हम सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने उन विषम परिस्थितियों, अभावों और चुनौतियों के बीच सफलता की कहानियाँ लिखी है, जो उनके पास अपने घर और गांव की सीमाओं को पार करने के संसाधन नहीं थी। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप सभी से पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि एक स्त्री ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम यानी विषय वस्तु है एम्ब्रेस इक्विटी, यानी एक समावेशी समाज का ऐसा सपना जिसमें समाज के हर वर्ग की महिलाओं के परिवेश, चुनौतियां और आवश्यकताओं के अनुसार उसे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो।
ये थीम केवल एक नारा नहीं बल्कि स्वस्थ, प्रगतिशील और समावेशी समाज की नींव है, उसकी सफलता का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को सार्थक करने वाली कोई आदर्श महिलाएं आज हमारे सामने हैं। महिलाओं ने आज कृषि, खेल, सशस्त्र बल, कला और साहित्य जैसे सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। महिलाओं को समावेशी विकास से जोड़ने के लिए सरकार की कई योजना ने भी अहम भूमिका निभाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना जैसी अनेक योजनाएं हैं जिससे समाज की हर वर्ग की महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के विकास से जुड़ने और आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। हम आज़ादी के अमृतकाल में भारत के विश्वगुरु बनने के राष्ट्रीय सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हर वर्ग की महिलाओं को आगे आना होगा, उन्हें शिक्षित और आत्मनिर्भर बनना होगा, आर्थिक विकास का सहभागी बनना होगा और इस भारत को दिशा देने होगी जिसका समाज एक ऐसा समाज हो जिसमें हर एक महिला विकास और आत्मनिर्भरता से सही अर्थ में जुड़े हुए हों। मुझे विश्वास है कि आज इस सपने को पूरा करने में हम सब प्रत्येक महिला का साथ देंगे तथा भारत को और अधिक सशक्त बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी डीडी न्यूज डायलॉग में आए। उन्होंने कहा कि भारत में आज महिलाओं को समान अवसर और नेतृत्व के अवसर मिल रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि लोगों की सोच बदलने में पीएम नरेंद्र मोदी ने अहम योगदान दिया है, जिसकी बदौलत देश में आज ये स्थिति बन सकी है। बार जब इजिप्ट के राष्ट्रपति आए और 26 जनवरी की परेड में उन्होंने देखा कि दुनिया तो महिला विकास की बात करती है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भी करती है, उन्हें प्रधानमंत्री जी को कहा कि सही मायने में महिला नेतृत्व विकास कहीं पे है, वुमेन लेड डेवलपमेंट कहीं पे है, तो आपके भारत में ही है जो आपके कर्तव्य पथ पर दिखता है। ये अपने आप में मोहर लगाई तो किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति ने लगाई, लेकिन करके किसने दिखाया? महिलाओं ने। मोदी सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोगों को लाभान्वित करना और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य यानी SDG को पूरा करना है। ऐसे में देश की आबादी का खास ख्याल रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। देश की आधी आबादी पर मोदी सरकार का विशेष फोकस है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि अब ये हमारे समाज की हकीकत बनती जा रही है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले देश की बेटी की शिक्षा से लेकर सामाजिक सुरक्षा जरूरी है। आइए पहले नजर डाल लेते हैं मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई महिलाओं के लिए कुछ प्रमुख योजनाओं पर। आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत गर्भवती महिलाओं को 6 सेवाओं का पैकेज दिया जाता है, जिसमें महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 6 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक केंद्र प्रायोजित सशर्त नगद हस्तांतरण योजना है, जिसके तहत सभी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के साथ नियमित रोजगार में हैं, उन्हें 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के लिए स्वीकृत मानदंड के तहत एक महिला को 6,000 रुपए दिए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गिरते बाल लिंग अनुपात और सशक्तिकरण के लिए ये योजना लागू की गई है। योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी बढ़ाना है। सुधार गृह योजना ऐसी महिलाओं के लिए है जो कठिन परिस्थितियों की शिकार हैं और जिन्हें संस्थागत सहायता की आवश्यकता है ताकि वे सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। सामाजिक सुरक्षा का असर अब आर्थिक जगत में भी महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के तौर पर देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में महिलाओं का क्रेडिट एक्सेस 2 गुना बढ़ गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का बेहतर क्रेडिट प्रोफाइल शामिल है। आइए सुनते हैं कुछ महिलाओं की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की जुबानी। स्वनिधि योजना से मैंने 10,000 की लोन ली थी, वो रेगुलर भर के 20,000 की ली। 20,000 मेरा धंधा बढ़ता चला, मैंने 50,000 की लोन ली। महिलाओं के लिए ये योजना स्वनिधि योजना बहुत अच्छी है।
हमने पीएमईजीपी के अंतर्गत 25 लाख का लोन लिया था और इस योजना के अंतर्गत हमने सबको रोजगार दिया है और हम इस योजना के अंतर्गत हमने ग्राउंडनट ऑयल बेचना चालू किया और हमारा भी एक उद्योग चल रहा है। हम भी ऐसी सरकार की पीएमईजीपी योजना है जिसमें सबको रोजगारी मिलती है और मेरा भी एक अच्छा रोजगार चल रहा है। महिला दिवस पर महिलाओं के यह जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। आरबीआई गांव में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए 75 गांवों को गोद लेगा। इन गांवों को डिजिटल भुगतान सक्षम गांव में बदला जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि पिछले 12 महीनों में यूपीआई के माध्यम से भुगतान में तेजी में बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष फरवरी में दैनिक यूपीआई लेन देन 24 करोड़ था। इस वर्ष फरवरी तक ये आंकड़ा 50% बढ़कर 36 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मूल्य के संदर्भ में इस लेन देन की कीमत 6.27 लाख करोड़ रुपए है, जबकि फरवरी 2022 में यह राशि 5.36 लाख करोड़ रुपए थी। इस तरह इसमें भी 17% बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देशव्यापी डिजिटल भुगतान सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि 42% उत्तरदाताओं ने डिजिटल भुगतान का उपयोग किया है। उन्होंने यह भी बताया कि 28 फरवरी को एनईएफटी के माध्यम से सर्वाधिक 3.18 लाख करोड़ रुपए लेन देन हुए हैं। और अब नजर डालते हैं व्यापार जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को एक बार फिर एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार 40 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष की आवाजाही वाले एयरपोर्ट में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी की श्रेणी में आईजीआई को मिला है। यह श्रेणी ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधा व उनके अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। देश में जल्द ही एक आधुनिक और स्मार्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, जिसमें रियल टाइम निगरानी और ग्रिड के स्वचालित संचालन जैसी तमाम विशेषताएं होंगी। केंद्र सरकार ने इसको लेकर गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर ली है, जो भारत में आधुनिक एवं स्मार्ट ऊर्जा पारेषण प्रणाली के मार्ग को प्रशस्त करेगी। ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश में जल्द ही आधुनिक एवं स्मार्ट ऊर्जा पारेषण प्रणाली होगी। स्मार्ट ऊर्जा पारेषण प्रणाली को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेबिनार के तत्काल बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सुझावों का एक बैंक बनाने का फैसला किया गया है। यह बैंक नए सुझावों के साथ ही मंत्रालय के कामकाज में नई पहल का भी महत्वपूर्ण मंच होगा, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग विकास से संबंधित तमाम पक्ष अपने विचार रख सकेंगे। इस मंच के जरिए आम जनता को भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कामकाज से जोड़ने की पहल की जा रही है। गूगल ने यूनिवर्सल स्पीच मॉडल के बारे में अधिक जानकारी साझा की है। एक ऐसी प्रणाली जिसे कंपनी अपने लक्ष्यों को साकार करने में एक महत्वपूर्ण पहला कदम के रूप में वर्णित करती है, जो अब एआई भाषा मॉडल बनाने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। चैट जीपीटी को मात देने के लिए 1000 विभिन्न भाषाओं का समर्थन करता है। पिछले साल नवंबर में कंपनी ने अपने यूएसएम मॉडल का खुलासा करते हुए दुनिया की 1000 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं के समर्थन करने वाला एक भाषा मॉडल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। जम्मू कश्मीर की फिजा में अब आमूलचूल परिवर्तन नजर आने लगा है। पुलवामा में नागरिकों द्वारा बहादुर सिपाही पवन कुमार की याद में कैंडल लाइट एकजुटता मार्च का आयोजन किया गया। सिपाही पवन कुमार ने ऑपरेशन पोर्ट गमपोरा के दौरान आतंकवादियों से मस्जिद की पवित्रता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, लेकिन लोगों के जहन में बहादुर सिपाही पवन कुमार आज भी जिंदा हैं और उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं। और अब खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरों के लिए आइए देखते हैं स्पोर्ट्स रैप में क्या है आज खास। बंगाल की रेजवाना मलिक हिना ने राष्ट्रीय ओपन 400 मीटर चैंपियनशिप के अंडर 16 वर्ग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। रेजवाना मलिक ने इस रेस में सीनियर खिलाड़ियों से भी कम समय लिया। रेजवाना मलिक ने लड़कियों के अंडर 16 400 मीटर में 53.22 सेकंड का समय लेकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। उनका ये समय 20 वर्ष से कम आयु वर्ग की विजेता कर्नाटक की प्रिया मोहन और सीनियर वर्ग की चैंपियन आंध्र प्रदेश की डांडी ज्योतिका से भी बेहतर रहा। पिछले साल नवंबर में हिना ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स में अंडर 16 में 300 मीटर में 38.57 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। ऑस्ट्रेलिया के जाय रिचर्डसन भारत के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। BBL के दौरान रिचर्डसन को हैमस्ट्रिंग की समस्या हुई थी। इसके बाद वही समस्या उन्हें फिर से शुरू हुई है। इस चोट की गंभीरता को देखते हुए भी संभावना जताई जा रही है कि वे IPL से भी बाहर हो जाएंगे। IPL में वे मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा हैं। रिचर्डसन ने 4 जनवरी को अपने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के बाद से कोई क्रिकेट नहीं खेला है। उन्हें भारत में 17 मार्च से मुंबई में शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की 16 सदस्यीय टीम में चुना गया था। नेथन एलिस को रिचर्डसन की जगह पर टीम में शामिल किया गया है। फ्रेंच चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन को बड़ा झटका लगा है। स्टार खिलाड़ी नेमार की एडी में चोट की सर्जरी की जाएगी। सर्जरी के कारण वो पूरे सत्र के लिए मैदान से दूर हो गए हैं। सर्जरी के बाद ठीक होने में नेमार को लगभग 3 महीने का समय लगेगा। नेमार ने फ्रेंच लीग में इस साल 13 गोल किए, जबकि 11 गोल में उन्होंने मदद की। वो पिछले महीने लील के खिलाफ मिली 4-3 की जीत के बाद से मैदान पर नहीं उतरे हैं। नेमार की दोहा में सर्जरी की जाएगी। PSG इस समय फ्रेंच लीग में शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं बुधवार को उन्हें चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख के साथ खेलना है। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर एंटोनी ग्रिजमैन का पेरिस स्थित मूसी ग्रीवेन मोम संग्रहालय में स्टैचू लगाया गया है। सोमवार को ग्रिजमैन के मोम के पुतले को लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया। स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड के लिए खेलने वाले ग्रिजमैन फ्रांस के तीसरे फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जिनका पुतला इस संग्रहालय में रखा गया है। उनसे पहले किलियन एम्बापे और जिनेदिन जिदान का स्टैचू लगाया गया था। साल 2018 के विश्व चैंपियन ग्रिजमैन के पुतले को एम्बापे, जिदान, पेले, मेसी, रोनाल्डो और इब्राहिमोविच के साथ लगाया गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और अब बात होली की। देश भर में होली की धूम देखने को मिल रही है। मथुरा, काशी से लेकर देश के तमाम शहरों में होली का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। कल होली खेली जाएगी, उससे पहले बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, तो लोग अभी से होली खेलना भी शुरू कर चुके हैं। देश में होली का त्योहार पारंपरिक अंदाज के साथ मनाया गया। कई इलाकों में जहां रंगोत्सव आज ही मनाया गया, तो कहीं होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ। फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है और अगले दिन रंगोत्सव का। देश के कई हिस्सों में रंगोत्सव का त्योहार आज ही मनाया गया और बाकी बचे हिस्सों में कल होली खेली जाएगी। गुजरात में विधायकों ने सचिवालय परिसर में होली खेली। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में होली के कार्यक्रम में शिरकत की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में अपने परिजनों और समर्थकों के साथ होली खेली। आज इसका होलिका दहन हुआ है। कल सभी लोग मिलकर इसको हम लोग रंगों के साथ भी इसको कल खेलेंगे और इस त्यौहार को मनाएंगे। सभी समाज, सभी वर्ग के लोग एक दूसरे के रंग में मिल जाए, ऐसी होली की शुभकामनाएं। इसके अलावा वृंदावन, मुंबई के मरीन ड्राइव पर लोगों ने जमकर होली खेली। देश के अन्य हिस्सों में भी होली खेली गई। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में रंगोत्सव कल मनाया जाएगा। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और हमें
from Argentina and I love it India in this festival. पौराणिक कथाओं के मुताबिक विष्णु भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने होलिका की सहायता से मारना चाहा था, लेकिन भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। परंपरा के मुताबिक होलिका दहन उसी पौराणिक घटना की याद में किया जाता है और अगले दिन रंगोत्सव की धूम होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात मौसम से जुड़ी खबर की। मौसम विभाग ने मार्च से मई के महीने के दौरान मध्य और आसपास के उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में गर्म लहरों के बढ़ने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और उत्तर और पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान साल की इस अवधि के इस तापमान से 3 से 4 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। जो हमारा अभी हीट वेव का इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन जारी किया है 28 फरवरी को, इसके हिसाब से मार्च टू मई ये पीरियड में हीट वेव कंडीशंस ज़्यादा हो सकता है डेवलप, और स्पेशली सेंट्रल इंडिया में, और इसका एडजनिंग एरियाज नॉर्थ वेस्ट और तेलंगाना वो जो नॉर्थ पेनिनसुलर एरिया है। मगर मार्च महीने की बात करें, मार्च महीने में हम इतना इंटेंस हीट वेव एक्सपेक्ट नहीं करें, मगर वीक हीट वेव कंडीशंस हो सकता है सेंट्रल इंडिया में, स्टार्टिंग विथ गुजरात टू ओडिशा एंड एडजनिंग एरियाज। और एलिनो की बात करें, अभी लानिना कंडीशन चल रहा है और हमारा जो पूर्वानुमान है अभी ये लानिना कंडीशन धीरे धीरे वीक होगा और ये समर सीजन में यानी मार्च टू मई के अंदर ये न्यूट्रल कंडीशन डेवलप होगा, माने नाइदर एलिनो नाइदर लानिना। मगर जब मानसून सीजन की तरफ हम जाएंगे तो परहैप्स टुवर्ड्स सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून सीजन एलिनो कंडीशंस डेवलप होने का कुछ माने ज़्यादातर मॉडल पूर्वानुमान कर रहे हैं। तो न्यूज नाइट में फिलहाल आज बस इतना ही। जाते जाते छोड़ जाते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को आपके साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए पूरी इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फुलवारी शरीफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मामले में केरल के कासरगोड और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ से 5 हवाला ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया है। एनआईए का कहना है कि इन गिरफ्तारियों के साथ ही पीएफआई के फंडिंग बाय हवाला मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है, जिसकी जड़ें संयुक्त अरब अमीरात में थीं और बिहार व कर्नाटक से संचालित किया जा रहा था। भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांजिस्क 23 केरल में त्रिवेंद्रपुरम के पैंगोंड मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। यह पहली बार है जब दोनों देशों की सेनाएं प्रारूप में तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय सेना के सैनिकों और फ्रांस की 6ठी लाइट आर्म्ड ब्रिगेड के एक कंपनी समूह के प्रत्येक दल के साथ शामिल हो रही हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य स्मारक स्तर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना ने मध्यम क्षमता की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से दागा गया। इसने एंटीशिप मिसाइल को कुछ ही समय में मार गिराया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को एम्स रायपुर के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने दीक्षांत समारोह में 850 छात्रों को चिकित्सा और नर्सिंग की डिग्री प्रदान की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने नए चिकित्सकों से आह्वान किया कि वे सेवा भाव के साथ कर्तव्य निर्वहन कर समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाएं। इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने एम्स रायपुर में डेंटल ओपीडी और ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी किया। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में सोलन के धर्मपुर में एक भीषण सड़क हादसा होने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कालका शिमला नेशनल हाईवे पर सुबह उस वक्त हुआ जब सोलन से परवाणु की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार इनोवा ने हाईवे के किनारे पैदल चल रहे 9 मजदूरों को रौंद दिया। पुलिस ने इनोवा के चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है।